जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स स्टडी बाय दुर्गेश सर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्जाम 10वीं के बोर्ड के क्लास के चल रहे हैं, जिसमें से हिंदी का पेपर हो चुका है। तो अब आपके गणित के पेपर की तैयारी आप लोगों को करना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आपको देखना होगा। तो आज आपके सामने है अध्याय 1 वास्तविक संख्या। इस चैप्टर में से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उस पर डिस्कस करते हैं। तो आपका पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं अपन इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसमें आप देखोगे कि जब आप पर्सनली के पहले कुछ उदाहरण देखेंगे दोस्तों, जो उदाहरण आ सकते हैं। तो आप उदाहरण एक अच्छे से कर लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयारी करना दोस्तों, है ना। तो आपको वो देखना है कि संख्याओं 4 n विचार कीजिए जहां n प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n शून्य होगा। तो ये मोस्ट टाइम क्वेश्चन दोस्तों, इसको अच्छे से कर लेना, है ना, ठीक है। और उसके बाद उदाहरण 2 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से तैयारी करना है। ये 2 क्वेश्चन IMP है, इसको अच्छे से कर लेना आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे उदाहरण 3 IMP है, इसको अच्छे से कर लेना। उदाहरण 3 को अच्छे से कर लेना, ठीक है। उदाहरण 3 को IMP अच्छे से कर लेना। उदाहरण 4 IMP है ना। मतलब आपको एक चीज बता दूं कि 80% उदाहरण ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको उदाहरण को अच्छे से तैयारी करना है। क्वेश्चन बाय चांस अगर पूछ ले तो ठीक है, तो आपको ये तैयारी करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें से क्वेश्चन जो है पर्सनली 1.1, इसमें से पर्सनली 1.1 में से आपको क्या करना है, क्वेश्चन 140 और 156 का, ये 2 चीजें अच्छे से कर लेना, ठीक है। इन दोनों की तैयारी अच्छे से कर लेना, बाकी आप नहीं भी करो तो चलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आप कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 में कर देना आप 26 और 91 का, और 510 और 92 का, ठीक है। इन दोनों की तैयारी कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 IMP है, इसको अच्छे से कर लेना। मोस्ट IMP है क्वेश्चन नंबर 4, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में, बस इस कुछ क्वेश्चन थे इसमें जो आप लोगों को अच्छे से करना है दोस्तों, ठीक है। अब आप लोगों का अगला चैप्टर है बहुपद, है ना। इस बहुपद में से आपको क्या क्या आएगा वो चीज को आपको डिस्कस करना। ऑब्जेक्टिव में आप लोग क्या करना है, बहुपद की घात को अच्छे से समझ लेना। बहुपद की घात क्या होती है, ठीक है। बहुपद की घात क्या होती है, इसको अच्छे से समझना आप लोगों को। बहुपद की घात, रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, ये चीजों को आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, है ना। बहुपद की घात किसे कहते हैं, ये अच्छे से आपको समझना है। बहुपद की घात क्या होती है, जैसे मान लो एक बहुपद है आपके सामने, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 2x, है ना। तो इसमें मैंने पूछ लिया कि एक्स स्क्वायर जो सबसे बड़ी घात रहेगी, वो बहुपद की घात है। जैसे मान लो एक घात यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इसमें बहुपद घात क्या रहेगी, 2 रहेगी दोस्तों। तो इस प्रकार से बहुपद के घात आप निकाल सकते हैं। अब आते हैं रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद में मतलब आप देख लेना कि चर राशि घात, जो मान लो कि ये 2x प्लस 2। अब इसमें बहुपद की घात मतलब चर राशि घात अगर 1 रहेगी, कुछ नहीं मतलब 1 रहेगी, तो वो रेखीय बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेखीय बहुपद, ठीक है। अब मान लो कि चर राशि घात 2 हो जाए, ठीक है। चर राशि घात 2 हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद, ठीक है। वैसे चर राशि घात 3 हो जाए तो क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। इस प्रकार से हम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों को इस अध्याय में आपको पर्सनली 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो अच्छे से कर लेना दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में 100% आएगा। आपको क्या करना है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ नीचे आकृति में दिए गए थे, प्रत्येक के शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य कैसे ज्ञात करना है, आपको ग्राफ देखना है दोस्तों, आपको ग्राफ देखना है। इसमें जो आपका ग्राफ चल रहा है उसको देखना कि ये एक सेक्शन को कितने बिंदु प्रतिशत करता है, कितने बिंदु प्रतिशत का वो देखना है। तो देखो पहला जो है, आप मुझे बता कि ये लाइन सीधी जा रही है, ये लाइन सीधी जा रही है, तो ये देखो आप देखोगे कि ये एक्स अक्ष कहाँ है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो आपको देखना है एक्स अक्ष को कहाँ प्रतिशत कर रहा है। तो ये लाइन तो सीधी आ रही है, एक्स अक्ष को टच नहीं कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ शून्य क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, शून्य क्या हो जाएंगे, शून्य।
शून्य क्या होंगे, शून्य होंगे। अब यहाँ अगला जो ग्राफ देखो, अगला जो ग्राफ है देखो यहाँ से ये जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ कहाँ, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ बोलो कि एक सच कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु, तो इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य एक होगा, इसका शून्य क्या होगा, एक होगा। सेम यहाँ देखो, तो यहाँ पर दो बिंदु पर एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, और एक यहाँ तीन बिंदु पर लगभग प्रतिच्छेद कर रहा है दोस्तों, अच्छे से देखोगे तो कहाँ पर, तीन बिंदु पर, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, एक दो तीन, तो इसके शून्य कितने होंगे, तीन होंगे। इसमें यहाँ देखो, यहाँ दो जगह प्रतिशत कर रहा है, इसके शून्य दो होंगे, ठीक है। इसका शून्य देखो आप कितनी, एक दो है ना, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, ठीक है, चार ये हो गया, ठीक है, तो ऐसे चार आ जाएंगे। इसके देखो एक, एक कहाँ है, एक है ना, यहाँ पर एक दो, ये क्या है, दो है, ये दो, और आप देखोगे तो ये तीन है ना, तो ये तीन हो जाएगा इसको शून्य। भाई आपको इतना बताना है और मोस्ट टाइम पे, इसलिए आप लोगों को इसको अच्छे से करना है, ठीक है। अब आते हैं आपकी पर्सनली 2.2 के पहले उदाहरण मोस्ट टाइम पे, उदाहरण 2 है, उदाहरण 2 को अच्छे से कर लेना है। उदाहरण 2 को कैसे भी करके तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है। उदाहरण 2 मोस्ट टाइम पे है ना, तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको उदाहरण 3 भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। उदाहरण तो मैं बोल रहा कि जितने भी हैं वो MP है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, और उदाहरण 4 कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, आप अच्छे से कर सकते हो उदाहरण 4 को भी, इसको भी अच्छे से कर लेना, ये भी MP है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद आप करना है प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन बस तैयार करना है आपको, पहले क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरे क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करना है, और आपको एक पांचवें क्वेश्चन की अच्छी तैयारी करना है, मतलब कि पहला है ना, सब दूसरा, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, आपको ये तैयारी अच्छे से करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में पहला इम्पोर्टेंट है, उसके बाद तीसरा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद चौथा इम्पोर्टेंट है, और एक आप है पांचवा इम्पोर्टेंट, मतलब पहला है ना, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, और उसके बाद पांचवा। ये क्वेश्चन नंबर 1 में हो जाएंगे, प्रश्न नंबर 1 में हो जाएंगे, प्रश्न 1, और ये हो जाएंगे प्रश्न नंबर 2 में हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से तैयारी करना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपको नंबर दिला के जाएंगे, है ना। तो इन अध्याय 2 में इन क्वेश्चनों की तैयारी कर लेना आप बच्चों। आपका अगला चैप्टर है दोस्तों 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की अच्छे से तैयारी करना है आपको। इसमें मोस्ट टाइम पे रहेगा विलोपन विधि, विलोपन विधि पे फोकस करना है आप लोगों को। और कौन सी विधि, विलोपन विधि के बाद प्रतिस्थापन विधि पे आपको प्रतिस्थापन विधि पे फोकस करना है दोस्तों। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि मोस्ट टाइम पे है, आप इसकी तैयारी कर लेना। आपके 4 नंबर अगर इस चैप्टर में आ सकते, 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए, तो मोस्ट टाइम पे चैप्टर है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो देखते हैं अपन इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है। आप देखो इसमें इस टेबल को आप दोस्तों अच्छे से याद कर लेना है, इस टेबल को आप अच्छे से याद करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेंगे आपके, ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेंगे ना, ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेंगे आपको, कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव यहीं से आएंगे आप लोगों के। तो आपको देना है कि अनुपातों की तुलना और बीजीय निरूपण और ग्राफीय निरूपण में क्या क्या होता है दोस्तों। अगर मान लो आपको जब इसकी तुलना करो दोनों समीकरणों की, तो आपको कभी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मिलेगा, तो हमेशा याद रखना केवल एक हल होगा, केवल एक हल या आदित्य हल होगा, केवल एक हल या आदित्य हल होगा, है ना। और अगर मान लो सभी बराबर मिल जाए a1/a2 b1/b2 है ना, c1/c2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अनंत अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, अनेक हल इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपको ये सारे प्रतिबंध अच्छे से याद करना है। और मान लो कि पहला और दूसरा मतलब a1/a2 है ना बराबर b1/b2 रहे, और नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं होगा दोस्तों। इसको अच्छे से देख लेना है, मोस्ट टाइम पे इसको अच्छे से आपको हल करना है, ठीक है। इसको आप देखने के बाद अब क्वेश्चनों पे आते हैं। तो इसका जो है ग्राफ वाले तो क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसमें से पर्सनली 3.1 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों उसको आप लोगों को बता देता हूँ। तो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, आप कर लेना संगत असंगत हल। यहाँ से क्वेश्चन एक आधा आ सकता है दोस्तों, संगत असंगत। तो आपको इसका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। और बाकी मेरे हिसाब से तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। आप आ जाओ अगले प्रश्न लिखे। हाँ, ये प्रतिस्थापन विधि, इसको आप अच्छे से देखना है दोस्तों। प्रतिस्थापन विधि आप लोग पता है, मतलब कोई भी जो चर राशि x या y, इसमें आप किसी एक का प्रतिस्थापन करते हैं, तो प्रतिस्थापन आपको प्रतिस्थापन करके सोल्व करते हैं दोस्तों। तो ये जो उदाहरण 7, इसको तो कर ही लेना आप दोस्तों। उदाहरण 7 आने जैसा है, 100% आ सकता है दोस्तों। ये उदाहरण 7 आपको अच्छे से करना है,
ठीक है। ये क्वेश्चन क्योंकि इतनी बार पूछा गया, 2 बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, एमपी बोर्ड में आया है ना, तो इस बार आने के चांसेस के, तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपका एक उदाहरण 6 भी अच्छे से कर लेना, इस बार आने के चांस है इसके, उदाहरण 6 पे आने के चांस है, ये भी कर लेना आप अच्छे से, है ना, ये भी कर लेना, क्योंकि ये है ना, इसको ध्यान से समझना दोस्तों। इसमें क्या होता है कि y अपने आप y हो जाता है, मतलब कि y का मान जो निकालते हैं अपन, इसमें अपन क्या बोला, यह कथन y के सही मानों को सत्य है, मतलब जब इसको जो दोनों तरफ बराबर आया दोस्तों, 18 बराबर 18, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये y का मान निकाला, y के सही मानों के लिए सत्य होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देखना, क्योंकि एग्जाम में एक बार आ चुका है एमपी बोर्ड में, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं 3.2, इसमें से पहला क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से कर लेना, पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। और बाकी मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, और मोस्ट एमपी एक क्वेश्चन नंबर 2 और ये, ठीक है, 3.2 में से पहला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, ठीक है। बस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए देखते हैं आप 3.2। अब आती है दोस्तों विलोपन विधि। तो विलोपन विधि आपको अच्छे से करना है, इसमें उदाहरण 8 के आने के चांस लग रहे हैं, इस बार उदाहरण 8 अच्छे से कर लेना, अनुपात वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अभी और पूछा गया था क्वेश्चन, उनके बाद आप आइए आ जाइए। अब दोस्तों इसमें से आपको क्या करना है कि 3.3 में से विलोपन विधि से एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3, इन तीनों के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और अपन बात करेंगे तो इसमें से मेरे को ये क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लग रहा है, तीसरा क्वेश्चन। और आप देखोगे इसके जैसा सेम उदाहरण, 10, ये 2 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना, हो सकता है इनमें से एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों, है ना। तो बस इस अध्याय 3 में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयारी कर लेना, है ना। और अध्याय 4 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अब आता है दोस्तों आपका अध्याय 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं द्विघात समीकरण में। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें गुणनखंड विधि आपको अच्छे से याद करना है ना। और समीकरण वगैरह तो कोई चांस नहीं है, तो एक बार देख लेता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको 4.1 में क्या इंपॉर्टेंट है। 4.1 में पहला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, और मेरे हिसाब से एक सरल समीकरण वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, सरल समीकरण वाले ये हो जाए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद ये उदाहरण 3 मोस्ट एमपी है, उदाहरण 3 को अच्छे से करना है दोस्तों, उदाहरण 3 मोस्ट एमपी है, उदाहरण 3 आपको अच्छे से करना है, इसका मूल ज्ञात करना है। और मूल किस विधि से करना है, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि आपको अच्छे से करना है। गुणनखंड विधि आप लोगों को नहीं आती तो मैंने इसका पूरा एक वीडियो बनाया गुणनखंड विधि हल करने का, तो आप उसको पहले देख लेना, आपको गुणनखंड विधि समझ में आएगी। और ये तो मूल ज्ञात करना है, जो भी मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि। तो ये क्वेश्चन दोनों सेम है ना, आपको बस गुणनखंड विधि लगाना है और हल करना है। तो दोनों एमपी, उदाहरण 3 और उदाहरण 4, तो मोस्ट एमपी को अच्छे से कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी एमपी है, इसको भी अच्छे से कर लेना। बढ़ते आगे दोस्तों। उसके बाद 4.2 में पहला क्वेश्चन कर लेना दोस्तों, 4.2 में पहला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मोस्ट एमपी है 3 और 4 को अच्छे से करना है। 3 और 4 मोस्ट एमपी दोस्तों, 3 और 4 मोस्ट एमपी, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। और इस चैप्टर में लास्ट प्रश्नावली में आके देखते हैं अपन। लास्ट प्रश्नावली में आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ कि इसमें से अस्तित्व हो तो ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें से पहला क्वेश्चन तो छोटा सा होगा, इसका मैंने पूरा वीडियो बना के दिया, इस चैप्टर का पूरा वीडियो बना लिया, आप उसको देख लेना। और इसमें दूसरा क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, और तीसरा, 3 ही क्वेश्चन है, इसमें से एक छोटा सा है, विविध कर मतलब ज्ञात करना रहेगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो इन 2 क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना दोस्तों। और के का मान क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है कुछ आए ना आए, लेकिन के का मान आएगा दोस्तों, है ना। इन दोनों को अच्छे से देख लेना, और मैंने दोनों को वीडियो आपको बना दी। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था, है ना। देखते हैं अध्याय 5 में। अब आता है दोस्तों आपका अध्याय 5 समांतर श्रेणियां। इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें आपको मोस्ट टाइम पे अगर 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, तो इसमें से हमेशा याद रखना कि प्रथम पद निकालने का हमेशा पूछा जाएगा, प्रथम पद, है ना, प्रथम पद। और सार्वंतर, क्या, सार्वंतर प्रथम पद को ए से दर्शाते अपन,
और सार अंतर को डी से दर्शाते हैं। तो सार अंतर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, A2 माइनस A1 करना पड़ता है, तो सार अंतर आपका निकल आएगा दोस्तों, डी निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगला जो चैप्टर है दोस्तों समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से वो आप लोगों को देखना है, याद रखना हमेशा। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आप लोगों को याद रखना है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आप लोगों को हमेशा याद रखना है। क्या होता है समांतर श्रेणी का रूप, समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप याद रखना, A1 प्लस कर लो A2 प्लस A3 और ऐसे जाएगा दोस्तों AN तक। ठीक है, तो A का मान अगर निकालना हो तो A का मान A रहेगा दोस्तों, है ना। A2 का मान निकालना हो तो A प्लस D रहेगा दोस्तों, और A3 का मान निकालना है दोस्तों तो A3 का मान हो जाएगा A प्लस 2D। तो याद रखना कभी A3 निकालना है तो D में एक कम कर दो, A2 निकालना है तो D में एक कम कर दो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से AN बराबर जाएगा A प्लस ND तक, है ना। तो मतलब एक कम करना पड़ेगा दोस्तों, इस प्रकार से उसका व्यापक रूप होगा। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग देख लो। ठीक है, तो पर्सनली आप 5.1 जो है उसमें इम्पोर्टेंट मिलेगा आपको। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सवाल इम्पोर्टेंट तो नहीं बोल सकता, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस के लिए बोल सकता हो कि क्वेश्चन नंबर 2 के पूरे क्वेश्चन कर लेना है। इसमें प्रथम 4 हल ज्ञात करने का और 4 हल ज्ञात करने का हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद प्रथम पद और सारांतर पद में पहला और दूसरा इसकी तैयारी कर लेना। ठीक है, और इसका सारांतर और अगले 3 पद ज्ञात कीजिए, तो इसमें पहला, ठीक है, उसके बाद दूसरा अच्छे से कर लेना, और छठवां, सातवां, है ना, सातवां, नौवां। ठीक है, बस दोस्तों इतने क्वेश्चन इस चैप्टर में से कर लेना, और भी आगे बढ़ते हैं अगली प्रश्न में जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इस प्रश्न में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है उदाहरण 10। उदाहरण 10 आपको अच्छे से कर ही लेना है दोस्तों, अगर ये 2 या 3 नंबर में आया तो इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपका आता है उदाहरण 5। उदाहरण 5 मोस्ट एमपी है दोस्तों, ये भी कर लेना आप लोग। उदाहरण 5 मोस्ट एमपी है, ठीक है, मोस्ट एमपी इसको कर ही लेना आप दोस्तों। ठीक है, और उदाहरण 7, उदाहरण 7 अच्छा है, इसको अच्छे से कर लेना। अब आता है आपका, अब आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है 5.2 में आ जाओ। इसमें तो मेरे हिसाब से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। चौथा क्वेश्चन कर लेना, कौन सा पद 78 होगा, ये आता है दोस्तों। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, उसके बाद छठवां क्वेश्चन रहने देना दोस्तों, इसको करने की जरूरत नहीं। 7वां क्वेश्चन कर लेना, 7वां क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। 8वां क्वेश्चन कर लेना, यहाँ आओ तो 10वां क्वेश्चन कर देना। उसके बाद 11वां, 12वां, 13वां और 14वां क्वेश्चन अच्छे से देख लेना दोस्तों, एक बार इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। ठीक है, और मेरे हिसाब से इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 18 कर लेना, 18 वाला एमपी क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी आप लोग इस चैप्टर में से कुछ नहीं करोगे तो भी चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो इस चैप्टर में से आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो हमारे वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक शेयर करें, ताकि आने वाले जो भी पेपर है आपका गणित का, उस पेपर में वो अच्छे अंक ला के अच्छे पास हो सके दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अधिकतर बच्चों तक शेयर करना है, और आप लोग भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए इसकी तैयारी कर लेना दोस्तों। अगर आप लोग इन क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लोगे तो गारंटी के साथ आप लोग फेल तो नहीं होंगे, लेकिन हमेशा 50+ स्कोर करोगे दोस्तों। कितना करोगे, 50+, 50 से ऊपर ही नंबर आपके आएंगे। अगर मैं पास अब 90+ की बात करूं तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, किताब के जितने भी क्वेश्चन है उसको आपको पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके देखना पड़ेगा, तभी आपको 90+5 आएंगे। क्योंकि क्या होता है गणित में कि कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, आपको इंपॉर्टेंट बनाना पड़ता है ना। तो सब सवाल एक जैसे जुड़े रहते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है, एक प्रोसेस समझना है, एक कॉन्सेप्ट समझना है ना, कॉन्सेप्ट समझना है, उसी पर आधारित पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर रहेगा दोस्तों। तो इसको अच्छे से समझ लेना है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले जो चैप्टर है आप लोगों को वो मैं कल कवर कर दूंगा, तो हमारे चैनल के साथ आप देखते रहिए और बने रहिए दोस्तों। ठीक है, जय हिंद।